बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? हमारा आज का जो लेक्चर है वो सीपीसी के हवाले से है। जैसा कि आपको पता है कि सिविल जज के हवाले से जो पोस्ट है वो अनाउंस हो चुकी है और बहुत से लोग तो अभी सिर्फ इसी सोच में है कि हम लोग इस पर अप्लाई करें या ना करें, टाइम बहुत शॉर्ट है, हमें क्या करना चाहिए। तो जो लोग एलिजिबल हैं उन लोगों को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। उसका बेसिक रीज़न ये है कि इस बार जो ज़्यादातर चांसेस है वो यही हैं कि मैक्सिमम लोग जो है वो इसमें अपॉइंट किए जाएंगे। और फर्दर मोर 2 महीने कोई ऐसा टाइम थोड़ा नहीं है कि जिसमें तैयारी ना हो सके। अगर आप लोग अच्छे तरीके से दिन में, लेकिन एटलीस्ट 10 से 12 घंटे अगर आप सारे काम छोड़कर इसको देंगे तो ये तैयारी बिल्कुल आसान है, इसमें कोई ऐसी चीज़ मुश्किल नहीं है। हम जिस तरीक़ाकार के मुताबिक चलेंगे वो डेली टेस्ट का तरीक़ाकार होगा और इस बार जो एडिशन है वो डेली नोट्स का है। जैसे कि आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स के हवाले से, हमारा जो सीपीसी का लेक्चर 1 है, तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस पास्ट पेपर में आए हैं इस टॉपिक के हवाले से, जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स के हवाले से, हम उन तमाम टॉपिक्स को, तमाम क्वेश्चंस को और पर्टिकुलरली जो प्रोपोजिशंस आती हैं उनको इसी लेक्चर के अंदर, नोट्स के अंदर कवर करें। यहीं पर पहली चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जनाब सर ये प्रोपोजिशन वाले क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग एक नरेटिव स्टेटमेंट दी होती है, डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट दी होती है और आपने उस क्वेश्चन को हल करना होता है। तो बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि सर पता नहीं उस सवाल को कैसे हल करेंगे। सिंपल तरीन ये है कि आपने जस्ट ये आइडेंटिफाई करना है कि उस प्रोपोजिशन के अंदर, उस सिचुएशन के अंदर, उस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अंदर इनफैक्ट कौन सा सेक्शन आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा कंसेप्ट पूछा जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर उसने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन दिया था कि एक शख्स है वो अपनी जो है इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहता है, डिवाइड करवाना चाहता है, उसकी पार्टीशन करवाना चाहता है और प्रॉपर्टी फ़लाँ जगह पर है, वो फ़लाँ जगह पर रहता है, मुकदमा यहाँ पर फाइल हो गया, क्या ये ठीक है या नहीं। तो सिंपल उसने आपसे ये पूछा है कि आप टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट्स के बारे में बताएं। तो आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्या चीज़ है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, तो फिर क्वेश्चन किसका आपने पूरा लिखना है? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का लिखना है। जहाँ तक बात है इस क्वेश्चन को फार्मूलेट करने की, तो आज मैं आपको इसके साथ साथ क्या बताऊंगा, आज हम इसके साथ आउटलाइन ऑफ द क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखें, जुडिशियल लेवल पर ये जो आउटलाइन है ये हम पेपर के अंदर नहीं लिखते, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं आउटलाइन बना रहा हूँ कि आप ये वो पॉइंट्स होंगे जो याद रखने होंगे। और जो ये आउटलाइन मैं भी यहाँ पर बनाऊंगा, ये पोर्शन पूरे का पूरा जस्ट आफ्टर लेक्चर 10 मिनट की ब्रेक होगी जिसमें आपने इसको याद करना है और अगले 10 मिनट में सिर्फ ये पोर्शन आपने मुझे लिख कर देना है। और कल पूरे का पूरा क्वेश्चन नोट्स आप लोगों के साथ पहले से मैंने शेयर कर दिए, हार्ड कापी में भी मिल जाएंगे जिसको चाहिए, सॉफ्ट कापी तमाम ग्रुप्स में शेयर हो चुकी है। आप लोग जो कल पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, कोशिश करनी है कि मुकम्मल जो नोट्स है उसको एज इट इज़। अब जो आज हमने देखना है बेसिकली जुरिस्डिक्शन के हवाले से सेक्शन 9 देखेंगे और सेक्शन कौन सा देखेंगे? सेक्शन 15 देखेंगे। 9 एंड सेक्शन 15 देखेंगे कि सेक्शन 9 किसके हवाले से है और 15 किसके हवाले से है। एक और क्वेश्चन पेपर में आया था, दैट सिविल कोर्ट्स आर द कोर्ट ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन, इलेबोरेट करें। अब ये अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन दर हकीकत सिविल कोर्ट ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन है। ये चीज़ कहाँ पर डिसाइड की गई? ये चीज़ डिसाइड की गई है, ये एक्सप्लेन की गई है सेक्शन 9 के अंदर कि जो सिविल कोर्ट्स है ये कोर्ट ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन है इन सिविल मैटर्स। सिविल मैटर्स में इनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो क्या है? वो अल्टीमेट है, हतमी है कि जो भी सिविल मैटर कहीं पर भी फाइल नहीं हो सके वो कहाँ पर फाइल होगा? सेक्शन 9 के अंदर। सेक्शन 15 क्या प्रिंसिपल बयान करता है? सेक्शन 15 बेसिकली ये प्रिंसिपल बयान करता है कि कोई भी जो सूट होगा वो हमेशा लोएस्ट फोरम पर फाइल किया जाएगा। अब लोएस्ट फोरम पर क्या मतलब कि हमें पता है कि हमारे पास जो सिविल ट्रायल कोर्ट्स है उसमें सिविल जज, अच्छा एक बात ध्यान में रख ले आज के बाद, सिविल कोर्ट जब भी हम कहेंगे इसका मतलब और है। सिविल कोर्ट पेपर में जो बंदा लिख कर आएगा उसको क्वेश्चन पूरे का पूरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आम जुबान में यही है ना, किधर चले हो जी? मैं सिविल कोर्ट जा रही हूँ। क्या करने जा रही हो जी? ऑर्डर शीट निकलवाने।
वो आप सिविल कोर्ट है नो डाउट, लेकिन जब हम उसको जिक्र करेंगे वो सिविल जज की अदालत है। सिविल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आ जाता है, सिविल कोर्ट में हाई कोर्ट भी आ जाता है, तो असल में वो सिविल जज है, डिस्ट्रिक्ट जज है और हाई कोर्ट है। तो आज के बाद जहां पर पेपर में हमने लिखना है सिविल कोर्ट का लफ्ज नहीं लिखना, क्या लफ्ज लिखना है? सिविल जज। जुरिस्डिक्शन किसकी है? सिविल जज। तो वो लफ्ज जब भी हम सिविल कोर्ट, जिसको हम सिविल कोर्ट कहते हैं, इनफैक्ट वो सीपीसी के लिए क्या है? सिविल जज की अदालत है। फर्दर आज के इस लेक्चर में जो एक और इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो आएगी बार्स ऑन जुरिस्डिक्शन। क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि किस वक्त एक जो कंपिटेंट कोर्ट है वो अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज नहीं कर सकता और मामले को एंटरटेन नहीं कर सकता। इस सिचुएशन को इलेबोरेट करें, वो भी आज के लेक्चर में हम इस सिचुएशन को इलेबोरेट करेंगे कि कंपिटेंट कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन के ऊपर कौन कौन सी जो बार्स हैं वो इम्पोज की गई है या इम्पोज की जा सकती है। तो जो बार्स इम्पोज की गई हैं या जो बार इम्पोज की जा सकती है, एक तो हमने उसके बारे में पढ़ना। दूसरी चीज़ आउटलाइन मैंने इसलिए आपको बताई है कि आप सब लोग एलएलबी के अंदर क्या करते थे, कहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते थे? इंट्रोडक्शन। यहाँ पर इंट्रोडक्शन की हेडिंग खत्म, आपने पेपर में इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं देनी, तो फिर कौन सी पहली हेडिंग होगी? है इंट्रोडक्शन ही देना। क्या है? इंट्रोडक्शन। बट इंट्रोडक्शन की हेडिंग के साथ नहीं देना। हेडिंग कौन सी होगी? क्वेश्चन की हेडिंग होगी। क्वेश्चन की हेडिंग क्या है? जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। तो हमारी जो पहली हेडिंग होगी वो क्या हो जाएगी? हमारी पहली हेडिंग हो जाएगी जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। तो जो पहली हेडिंग बनेगी वो बनेगी जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। तो यहाँ पर भी हम इसको आगे इलेबोरेट करेंगे। वही जो सेम चीज़ हम लिखते थे कहाँ पे? इंट्रोडक्शन के अंदर लिखते थे, वही इंट्रोडक्शन ही हमने यहाँ पर लिखना, लेकिन हेडिंग सिर्फ उसकी क्या हो गई है? चेंज हो गई है। इस चेंज हेडिंग के साथ अब हमने लिखना है इसका इंट्रोडक्शन। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान में रखें, आपको याद होगा एक हेडिंग हम वहाँ पर लिखते थे, कौन से वाली? रेलेवेंट प्रोविजन। यहाँ पर रेलेवेंट प्रोविजन की हेडिंग नहीं है। अगर रेलेवेंट प्रोविजन की हेडिंग नहीं है तो फिर वो कहां पर लिखेंगे? आपका कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट ही रेलेवेंट प्रोविजन से होगा। हेडिंग क्या आ गई? जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। कौन सा सेक्शन डील करता है? 9 और 15। तो यहां पर हम स्टार्ट में लिखेंगे सेक्शन 9 एंड 15 ऑफ द सीपीसी डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ द जुरिस्डिक्शन सिविल कोर्ट, और फिर उसको हम क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो ये इसका तरीकाकार होगा। जो रेलेवेंट प्रोविजन है वो कहां पर आएगी? वो आपके इस पहली हेडिंग, जो कि हेडिंग होगी टाइटल ऑफ द क्वेश्चन की हेडिंग होगा। जैसे कि अभी आप नोट्स में देखें ना, नोट्स में पहले अभी अगर आपके पास है तो ओपन करें। नोट्स में मैंने लिखा है जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स, जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। उसके आगे क्या है? सेक्शन 9 एंड 15 सीपीसी 1908 डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। आगे बेटा मैंने कितनी बार कहा हुआ आपको? इकट्ठे नहीं बैठो, खड़े हो जाओ, अलग अलग होके बैठो। The issue of the jurisdiction is the ever expanding question of jurisprudence. The concept of jurisdiction is very important in law because the court get the power and authority to inquire into facts, apply the law and decide the judgment only if it has jurisdiction. तो किसी भी अदालत के एक मुकदमे के एंटरटेन करने के लिए, उसको सुनने के लिए ज़रूरी है कि उसके पास क्या चीज़ हो? जुरिस्डिक्शन हो। और अगर किसी अदालत के पास जुरिस्डिक्शन नहीं होगी तो क्या होगा? वो अदालत उस मुकदमे को रिटर्न करेगी। अगर अदालत रिटर्न नहीं करती, अब यही सेम क्वेश्चन अब जहन पे रखें। देखिए इस लफ्ज़ में पिछले उस साल के सवाल का जवाब होगा कि अगर कोई अदालत विदाउट जुरिस्डिक्शन किसी केस को एंटरटेन करेगी तो उसका फैसला नल एंड वाइड है। तो इट मीन्स कि जो उसने कहा था कि जी विदाउट जुरिस्डिक्शन उसने एंटरटेन किया, तो उस फैसले की कोई भी अहमियत नहीं है। लेकिन उस सूरत में कि जब अपोजिट पार्टी उस जुरिस्डिक्शन को ऑब्जेक्ट करे, तो अगर आप उसको ऑब्जेक्ट नहीं करते तो इसका मतलब है कि आपको उस जुरिस्डिक्शन पर कोई भी एतराज नहीं है। अच्छा जी, दूसरी हेडिंग हमारी क्या होगी? अब हर क्वेश्चन में हमने कोशिश करनी है उसका कोई ना कोई बेसिक रूल, कोई ना कोई लेटन प्रिंसिपल, कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ जो इंटरनेशनली उसको हम लेकर आए, कोई लेटन मैक्सिम, ताकि हमारे क्वेश्चन में एक अच्छी आउटलुक बन जाए। इस सेक्शन 9 का जो बेसिक रूल है वो क्या है? वो है
यूबी जस ईबी रिमीडियम, यही वो रूल है जो हमारे इस टॉपिक को क्या बना रहा है, सिविल कोर्ट्स को क्या बना रहा है, कोर्ट ऑफ अल्टीमेट ज्यूरिसडिक्शन। यूबीजस सीबी रिमीडियम क्या कहता है, कहता है कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, वेयर देयर इज अ रॉन्ग देयर इज अ रेमेडी, जहां पर कुछ गलत होगा वहां पर रेमेडी तो होगी। और हमने क्या कहा कि अगर आपके साथ कोई सिविल रॉन्ग होता है और उस सिविल रॉन्ग का फोरम आपके पास मौजूद नहीं है, तो हमने कहा कि सेक्शन 9 उसका क्या है जनाब, फोरम है। क्योंकि सेक्शन 9 ने क्या कहा, सेक्शन 9 ने यह कहा कि जो भी सिविल नेचर के आपके सूट्स हैं सारे के सारे कहाँ फाइल किए जाएंगे, सिविल नेचर के तमाम आपके जो सूट्स हैं वो फाइल किए जाएंगे इन सिविल कोर्ट। हाँ, अगली बात उसने खुद कर दी कि अगर उसके ऊपर किसी किस्म का कोई बार नहीं है, मतलब अगर कोई बार लगाया गया है तो उस बार के मुताबिक, अब वो बार कौन सा लगाया गया, कहाँ पर लगाया गया, वो बार भी आज हमने पढ़ना। इस चीज़ को आज हमने ज्यूरिसडिक्शन के टॉपिक को कंप्लीट करना है। जब भी आप अपनी तैयारी करें, अपनी बात पढ़ें, तो एटलीस्ट एक बार आपने उसकी जो स्टैट्यूटरी वर्डिंग है उसको ज़रूर पढ़ना होता है। अब स्टैट्यूटरी वर्डिंग क्या कहती है सेक्शन 9 की, द कोर्ट शेल सब्जेक्ट टू प्रोविजन हेयरिन कंटेन्ड हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार। तो हमने जो चीज़ डिस्कस करनी थी, बार क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमें सेक्शन 9 ने बताया है कि कुछ क्या है एक्सप्रेस बार्स है और कुछ कौन सी बार्स है, इम्प्लाइड बार। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार को साइड पे रख के सिविल कोर्ट जो है वो सिविल नेचर का कोई भी मुकदमा सुन सकता है। और इसकी बेसिस क्या है, यूबीजस ईबी रिमीडियम के, जहां पर कुछ गलत होगा वहां पर उसकी रेमेडी जरूर होगी। अब क्वेश्चन आया कि ये ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है। एक बात जहन में रख ले, ये जो लफ्ज मैंने आगे क्या लिखा है, ज्यूरिसडिक्शन का मीनिंग। कभी भी मीनिंग, कभी भी डेफिनेशन आपकी नहीं होती। ये मीनिंग या डेफिनेशन या लॉ की होती है, या केस लॉ की होती है, और या फिर ये किसी डिक्शनरी की होती है, या किसी ज्यूरिस्ट की होती है। ये आपके अल्फाज कभी भी नहीं होते। अगर हम सीपीसी की डेफिनेशन क्लास खोलें तो क्या वहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन को डिफाइन किया गया? नहीं, वहाँ पर नहीं किया गया। तो अब हमें इसके लिए या तो किसी केस लॉ की तरफ जाना पड़ेगा या किसी डिक्शनरी की तरफ जाना पड़ेगा। तो हम किस तरफ चलेंगे? हम केस लॉ की तरफ चलेंगे। अब ये जो केस लॉ अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक जनरल केस लॉ है। ज्यूरिसडिक्शन का जो भी क्वेश्चन आएगा, पीएलडी 1985 क्वेटा, पीएलडी 1985 क्वेटा, और इसका जो पेज है वो है 121। अब ये केस लॉ आप याद कर लें। ज्यूरिसडिक्शन का जो भी क्वेश्चन आए, चाहे वो कहे पेक्यूलियर ज्यूरिसडिक्शन, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, या कोई प्रोपोजिशन आ जाए, कुछ भी आए, ज्यूरिसडिक्शन को डिफाइन करना है कि नहीं करना? हर क्वेश्चन में डिफाइन करना ही करना है। वो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का क्वेश्चन पूछेगा, ये हेडिंग फिर भी वैसे ही बनेगी। वो पेक्यूलियर ज्यूरिसडिक्शन पूछेगा, ये फिर भी ऐसे का ऐसा आएगा। वो जनरल ज्यूरिसडिक्शन पूछेगा, फिर तो आना ही आना है। हम उसको डिफाइन करें कि जी ज्यूरिसडिक्शन क्या है, तो हमारे पास लॉ में नहीं था, तो हम कहाँ चले गए? केस लॉ की तरफ चले गए। अच्छा जी, क्या कहा यहाँ पे कहा गया, द वर्ड ज्यूरिसडिक्शन सिग्निफाइज द स्कोप ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। तो ये जो लफ्ज क्या है जनाब, ये जो ज्यूरिसडिक्शन का लफ्ज है ये क्या है? ये दर हकीकत पावर है, और क्या चीज है? एंड अथॉरिटी। सिंपल वर्ड्स में ज्यूरिसडिक्शन is the legal authority of the court to adjudicate upon any matter. The legal authority of court, कौन सा कोर्ट? सिविल कोर्ट। to adjudicate upon any matter, ये आपकी क्या है? ये आपकी jurisdiction है। क्या हुआ जनाब? peculiar jurisdiction, territorial jurisdiction, वो कह रहा है कि it may be qualified or restricted into territorial jurisdiction, peculiar jurisdiction and jurisdiction of the subject matter. The authority to decide a case at all and not the decision rendered there is what makes up jurisdiction,
and when there is jurisdiction of the person and the subject matter, the decision of all other question arising in the case is but an exercise of the jurisdiction. कहता है कि पहले सबसे पहली बात यह है कि अदालत के पास जुरिस्डिक्शन है तो उसकी बात वैलिड है, और अगर उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है तो उसकी कोई भी बात वैलिड नहीं है। ये पावर है, अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट है। यहाँ तक जो भी क्वेश्चन आएगा हमने उसमें जुरिस्डिक्शन को डिफाइन करना। स्कोप की बात करें तो स्कोप ऑफ जुरिस्डिक्शन ये भी हर जगह पे हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करेंगे जो भी हमारा। अब देखें, अगर प्रोपोजिशन आएगी तो उसमें भी एक्सप्लेन होगा। स्कोप बताना कि जुरिस्डिक्शन का दर हकीकत स्कोप क्या है। केस ला लिख ले 1993 CLC, 1993 CLC और पेज है 2026 जनाब। क्या कहता है कि प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द कोड वेस्ट jurisdiction in civil courts to try all the cases of civil nature except bar expressly or impliedly. Civil court is a court of ultimate jurisdiction. जो हमने बात की थी that the civil courts are court of ultimate jurisdiction, कहाँ पर डिफाइन किया गया? 1993 CLC 2026 that the civil court are the courts of ultimate jurisdiction for all the matters of civil nature until these are expressly or impliedly barred. ये एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार क्या होता है? सादी सी मैं आपको बात बताता हूँ। सरकारी मुलाजमीन का जो मुकदमा है वो सिविल में आएगा, क्रिमिनल में आएगा? सिविल में आते हैं। जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मुकदमे ये भी किस में आते हैं? सिविल में आते हैं। हमारे लेबर वाले मामलात सिविल में आते हैं। तो पहले ये सारे मुकदमे को सिविल नेचर के थे, कौन सुनता था? सिविल कोर्ट। फिर क्या हुआ, हमने सर्विस ट्राइब्यूनल बना दिया। तो अब बार लगाया कि आज के बाद सरकारी मुलाजमीन के मुकदमे किधर चलेंगे? सर्विस ट्राइब्यूनल में चलेंगे। लेबर कोर्ट बनाया तो ये लेबर को दे दो, फैमिली कोर्ट बनाया तो फैमिली मुकदमे फैमिली कोर्ट को दे दो, रेवेन्यू कोर्ट बनाया तो वो मुकदमे किसको दे दो? रेवेन्यू कोर्ट को दे दो। क्या हुआ दर हकीकत? वो कहता है कि जब कोई बार लगाई जाए तो हम स्पेशल लॉज के जरिए से क्या कर देते हैं, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो अगर कोई बार नहीं है तो फिर मुकदमा कहाँ चलेगा? सिविल कोर्ट। और अगर बार लगाया जा चुका है तो फिर आपका मुकदमा सिविल कोर्ट में नहीं चलेगा, वहां पर चलेगा जिस अदालत में उसको चलना चाहिए। अच्छा जी, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, रॉन्ग एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन। वांट का मतलब है जुरिस्डिक्शन का ना होना, एक्सेस का मतलब है ज्यादा या रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन। अब इस पॉइंट को भी हम एक्सप्लेन किसके मुताबिक करेंगे? केस लॉ के मुताबिक करेंगे। PLD 1996 सुप्रीम कोर्ट 246, PLD 1996 सुप्रीम कोर्ट पेज 246। क्या हुआ जनाब? The three cited expressions import different conditions where any magistrate having no power to decide civil suit proceeds to decide such suit, such exercise would be amount to want of jurisdiction. पहला लफ्ज एक्सप्लेन किया, क्या है? वांट। वांट का मतलब है जुरिस्डिक्शन है ही नहीं। कहता है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट मुकदमा डिसाइड कर दे सिविल नेचर का तो इसका मतलब है कि लफ्ज कौन सा यूज करेंगे? वांट। कि उसमें एक मजिस्ट्रेट में तो सिविल नेचर की जो 145 में वो डिस्प्यूट को टेम्परेरीली डिसाइड करता है। CRPC 145 में मजिस्ट्रेट इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन वहां पर है कि वो टाइटल को डिसाइड नहीं करता। अगर वो टाइटल को डिसाइड कर देता है तो उस सूरत में क्या होगा कि उसने क्या काम किया? एक ऐसी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज किया जो क्या थी, उसमें थी ही नहीं। अच्छा, दूसरा क्या चीज है? वेयर सिविल कोर्ट डिस्पोजेस ऑफ सूट जुरिस्डिक्शन वैल्यू वेयर ऑफ is in excess of pecuniary jurisdiction, same would be case of excess of jurisdiction. जो हमारा मुकदमा था उसकी जो वैल्यू थी वो 50 करोड़ थी, जो कि सिविल जज ग्रेड 3 नहीं सुन सकता। और सिविल जज ग्रेड 3 ने उस मुकदमे को अगर सुना तो उसने क्या किया? वो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की जो उसमें वेस्ट करती ही जुरिस्डिक्शन थी सिविल नेचर के सूट की, पर वो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन उसके पास नहीं थी। तो ये क्या हो गया? एक्सेस हो गया।
फिर उसके बाद क्या है, एंड वेयर सिविल कोर्ट हैविंग पिक्यूनरी एज वेल एज टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन टू डिसाइड केस इन क्वेश्चन हैज डिसाइडेड इट बाय मिस इंटरप्रेटिंग एनी प्रोविजन ऑफ लॉ और बाय इम्प्रॉपरली apprising evidence on record, and such would be case of wrong exercise of jurisdiction where civil court has jurisdiction to reject plaint, but it has allegedly done in so wrong way that would be case of wrong jurisdiction of the jurisdiction and not that want of the jurisdiction of the excess of jurisdiction. तो जो लास्ट टाइम पेपर में क्वेश्चन आया था कि उसको प्लेंट रिजेक्ट करनी चाहिए थी और उसने रिजेक्ट नहीं की, तो वो बेसिकली उसने क्या किया, कौन सी एप्लीकेशन की, रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ द जुरिस्डिक्शन। तो इस केस लॉ में डिसाइड किया गया कि वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है, और रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है। अच्छा, लास्ट पेपर में क्वेश्चन ये आया था कि क्या पार्टीज विद देयर कंसेंट कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दे सकती है। मैं रहता हूं खानेवाल में, आप रहते हैं हाफिजाबाद में, हमारा डिस्प्यूट हुआ है फैसलाबाद, मुकदमा कहाँ हो सकता है, फैसलाबाद, खानेवाल, हाफिजाबाद। हम कहते हैं जी हम दोनों मर्जी के साथ चले जाते हैं लाहौर की अदालत में, जनाब आप हमारा मुकदमा डिसाइड करें। क्वेश्चन ये है कि क्या पार्टीज मिलकर अदालत को कोई जुरिस्डिक्शन दे सकती है या नहीं। एक अदालत है, उसके पास जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, हम कहते नहीं जनाब आप मुकदमा डिसाइड करें, हमें एतराज नहीं है, आप इस मुकदमे को सुन ले। तो क्या विद कंसेंट ऑफ द पार्टीज कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दी जा सकती है या नहीं, ये क्वेश्चन लास्ट में पूछा गया था। जुरिस्डिक्शन बाय कंसेंट, अब देखिए ऐसी चीज जब भी हमने बात करनी है, जुरिस्डिक्शन बाय कंसेंट, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कर दी, आपने अपनी तरफ से ऐसी कोई भी बात नहीं कर दी। किसकी तरफ से करनी है, या लॉ की तरफ से या केस लॉ की तरफ से। अब लॉ में जुरिस्डिक्शन बाय कंसेंट का जिक्र नहीं है, तो हम केस लॉ की तरफ चले जाएंगे। पीएलडी 2010 कराची 170, पीएलडी 2010 कराची 170। A party through its conduct can neither confer nor take away jurisdiction of a court which is to be determined purely in accordance with law for the time being in force। तो कोई भी पार्टी कभी भी अदालत को ना तो जुरिस्डिक्शन दे सकती है ना अदालत से जुरिस्डिक्शन छीन सकती है। तो नाइदर पार्टी की क्या बात हो गई कि नाइदर पार्टी कैन confer any jurisdiction nor it can take away any jurisdiction from court with mutual consent। अगर कोई पार्टी ये कह दे कि नहीं जी हमने आपसे मुकदमे का फैसला नहीं करवाना, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। ना पार्टी की मर्जी से मुकदमे का फैसला किसी अदालत को जुरिस्डिक्शन मिलेगी, और ना ही पार्टी की मर्जी से कोई किसी किस्म का क्या है, कोई ऐसी जुरिस्डिक्शन जो उसको हासिल है वो उससे वापस ली जा सकती है। अच्छा जनाब, अभी आ जाओ थोड़ा सा, किस अदालत में मुकदमा इंस्टीट्यूट होगा। कोर्ट वेयर टू इंस्टीट्यूट a suit, ये है बेसिकली अंडर सेक्शन 15। सेक्शन 15 ये कहता है कि कोई भी जो मुकदमा है वो कहाँ पर फाइल किया जाएगा, कोर्ट जो लोएस्ट फोरम होगा उसके ऊपर होगा। अच्छा अब एक बात ये है, देखें हमारे पास लोएस्ट फोरम तो क्या है, सिविल कोर्ट नहीं, सिविल जज। कौन सा, ग्रेड 3, फिर उसके बाद ग्रेड 2, फिर ग्रेड 1, फिर अगला फोरम कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद कौन सा फोरम है, हाई कोर्ट। अब एक क्वेश्चन मैं अगर आपसे ये पूछूं, जब हम सीपीसी पढ़ते हैं तो सीपीसी कहता है कि जनाब ये सारे के सारे क्या है, सिविल ट्रायल कोर्ट। सिविल ट्रायल सिविल जज ग्रेड 1 to 3 चला सकता है, डिस्ट्रिक्ट जज सुना सकता है, और हाई कोर्ट भी क्या कर सकता है, सिविल ट्रायल चला सकता है। अच्छा जी, सिविल ट्रायल चला सकता है। क्वेश्चन ये है कि जब हमने सेक्शन 15 में कहा एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द लोएस्ट फोरम, तो क्या इसका मतलब ये है कि अब अगर कोई सूट लोएस्ट फोरम पर जा रहा है
तो वो हाई कोर्ट सुन ही नहीं सकता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको सुन ही नहीं सकता। क्या ऐसी बात है? या क्या ऐसी बात है कि अगर वो सिविल जज ग्रेड 3 का मुकदमा है तो 2 या 1 उसको सुन ही नहीं सकता? ऐसी बात हरगिज नहीं है। क्यों नहीं है? सेक्शन 15 का ऑब्जेक्ट है कि सुपीरियर कोर्ट को ओवर क्राउडेड होने से रोकना। बस जुरिस्डिक्शन अगर इसकी है तो ऑटोमेटिकली सुपीरियर कोर्ट्स की है ही है। लेकिन सेक्शन 15 कहता है कि भाई आप उसको लोएस्ट कोर्ट में करें ताकि जो हमारे सुपीरियर कोर्ट्स है वो क्या ना हो जाए, हमारे सुपीरियर कोर्ट्स ओवर क्राउडेड ना हो जाए। मेन उसका ऑब्जेक्ट ये है कि हमारे सुपीरियर कोर्ट्स ओवर क्राउडेड ना हो जाए। सिर्फ इसलिए क्या किया जा रहा है, सुपीरियर कोर्ट्स को ओवर क्राउडेड होने से बचाने के लिए ये प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है ताकि हमारे सुपीरियर कोर्ट ओवर क्राउडेड ना हो जाए। इसके लिए केस ला लिखना चाहे तो आप लोग लिख लें 1990 MLD 773, 1990 MLD 773 ये केस ला है जो कहता है कि इसका बेसिक मकसद क्या है। इसका बेसिक मकसद सिर्फ यही है कि हमारी जो अदालतें हैं उसके ऊपर बोझ ना पड़े। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि जब हम बात करते हैं ना कि ये वाला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, जुरिस्डिक्शन बाय कंसेंट वाला, कंसेंट है लेकिन कहाँ पर है? जब हम मुकदमा पढ़ते हैं ना कि सूट ऑफ पर्सनल रॉन्ग्स का या सूट जो रॉन्ग टू द मूवेबल प्रॉपर्टी का, वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि सूट जो है वो फाइल हो सकता है वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स परमानेंटली, रिजाइड्स फॉर गेन, वेयर कॉज ऑफ एक्शन अक्रूड। अब वहां पर उसकी कंसेंट है कि नहीं, इधर नहीं, हम किधर कर लेते हैं, इधर। लेकिन कंसेंट सिर्फ वहां पर है कि जहां पर जुरिस्डिक्शन है। विदाउट कंसेंट, विदाउट जो है वो जुरिस्डिक्शन, आप कंसेंट के साथ उसको जुरिस्डिक्शन नहीं दे सकते। लेकिन अगर जुरिस्डिक्शन है तो फिर कंसेंट के साथ किसी दूसरी अदालत में मुकदमा आपका क्या हो सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, ट्रांसफर की प्रोविजंस, हमारी के ट्रांसफर की कौन कौन सी प्रोविजंस इसमें मौजूद है। आगे चले जनाब, ऑब्जेक्शन ऑफ जुरिस्डिक्शन। ऑब्जेक्शन ऑन जुरिस्डिक्शन एक्चुअली इसके साथ क्या चीज डील करती है? सेक्शन 21 CPC 21 कहता है जी कि अगर किसी शख्स को जुरिस्डिक्शन पर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो अर्लीस्ट स्टेज पर कर ले। अगर अर्लीस्ट स्टेज पर आप ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेंगे तो अपीलेट स्टेज पर ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया जा सकता। जैसा कि यहाँ पे है, द ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन द कोर्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस, इट वाज टेकन एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, देयर हैज बीन अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी ने करना है जुरिस्डिक्शन को तो उसका रूल क्या है कि ये अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पर था। और कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस कौन सा होता है आपका? ट्रायल कोर्ट। अगर आपने वहां पर ऑब्जेक्शन रेज किया था तो ठीक, अगर वहां पर ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया था तो बाद में ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया जा सकता। अगर वहां पर ऑब्जेक्शन रेज किया, किसी वजह से एंटरटेन नहीं हुआ तो बाद में एंटरटेन हो सकता है, अदरवाइज एंटरटेन नहीं हो सकता। अच्छा, अगर हम बात करें जी काइंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शन, दो तो बड़ी मेन काइंड्स है। कौन कौन सी? पिक्यूनरी और टेरिटोरियल। और एक बार बार जिक्र होता है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। जैसे हमने केस लॉ में भी पढ़ा था कि ये पिक्यूनरी है, अगर हम इसको लिख लेते हैं हमें पता चले कि जुरिस्डिक्शन की काइंड्स कितनी है। और कोई भी अदालत किसी मुकदमे को उसी वक्त ही सुनेगी कि जब उसके पास हर काइंड की जुरिस्डिक्शन होगी। अगर इसमें से कोई एक भी जुरिस्डिक्शन नहीं होगी तो अदालत मुकदमे को नहीं सुन सकते। कि अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शन कि जी जुरिस्डिक्शन की कौन कौन सी काइंड्स है, काइंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शन, तो काइंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शन अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन सी है? सबसे पहले तो आ जाता है पिक्यूनरी, फिर आ जाएगा टेरिटोरियल, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट मैटर, फिर आ जाएगा पर्सनल जुरिस्डिक्शन। अब ये सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब है, पर्सनल जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब है जनाब? देखें, पिक्यूनरी तो पता है हमें कि रिलेटिंग टू क्या है? वैल्यू ऑफ सूट।
और टेरिटोरियल किसके रिलेटेड है? प्लेस ऑफ सुइंग के रिलेटेड, कि किस शहर में मुकदमा हो सकता है और किस शहर में नहीं हो सकता। सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है कि क्या वो सिविल नेचर का सूट या कोर्ट डिसाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता। जैसे अगर सर्विस मैटर्स है तो ये सब्जेक्ट मैटर सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में अभी नहीं आता। और पर्सनल, कि क्या इस जज की कोई बाइसनेस तो इसमें नहीं है, कोई रिलेशन, कोई इसका अपना इंटरेस्ट। अगर किसी किस्म का जज बाइस्ड है तो बाइसनेस की वजह से क्या है कि वो जो मुकदमा है वो मुकदमा नहीं सुन सकता। तो अगर किसी कोर्ट के पास ये सारी जुरिस्डिक्शन है तो वो मुकदमा सुन सकता है, अदरवाइज कोर्ट मुकदमा नहीं सुन। अच्छा, अब बात ये आती है, अदालत को पता कैसे चले कि उसकी जुरिस्डिक्शन है या नहीं? डिटर्मिनेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन कोर्ट कैसे डिटरमिन करेगी जनाब? कोर्ट जो डिटरमिन करेगी जुरिस्डिक्शन को, उसके पास डिफरेंट तरीके हैं। किस चीज के तरीके? डिटर्मिनेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन को डिटरमिन करने के तरीके। सबसे पहले सिविल मुकदमा शुरू कहां से होता है जी? अदालत में क्या करते हैं कि सिविल मुकदमा स्टार्ट हो जाता है, प्लेट जाके फाइल करते हैं। प्लेट में एड्रेस देते हैं कि नहीं देते, जुरिस्डिक्शन लिखते हैं कि नहीं लिखते। तो सबसे पहली चीज जहां से अदालत को पता चलता है उसकी जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, वो क्या हो गई? वो प्लेट हो गया। प्लेट से क्या पता चलता है? प्लेट में दिए हुए एड्रेस से आपको ये पता चलता है कि अदालत के पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं टेरिटोरियल। अच्छा, जो आप रिलीफ क्लेम करते हैं तो रिलीफ से क्या पता चलता है आपको? रिलीफ सबस्टांस, यहां से अदालत को क्या पता चलता है कि अदालत की पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। सबस्टांस से पता चलता है कि अदालत की सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। और उसके बाद कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर को भी यूज करता है कि क्या कोई भी मामला उसकी इनहेरेंट पावर में है या नहीं है। और फिर फर्दर अदालत किसको देखता है? बार्स को, कि क्या मेरी जुरिस्डिक्शन के ऊपर किसी किस्म का कोई बार तो नहीं है। तो ये तरीकाकार है जुरिस्डिक्शन को क्या करने का? डिटरमिन करने का, कि जिसमें अदालत क्या करती है? जुरिस्डिक्शन को डिटरमिन करती है कि क्या वो ये मुकदमा। और एक सिंपल सी चीज, अफेक्ट ऑफ नो जुरिस्डिक्शन, अगर अदालत के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोर्ट मुकदमे को रिटर्न कर देगी। क्या कर देगी? रिटर्न, कि जनाब मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है लिहाजा मैं ये मुकदमा नहीं सुन सकता। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जो हमारा आज का टॉपिक था वो क्या था? वो था बार्स ऑन जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। कौन कौन सी बार्स हैं, कौन कौन सी रुकावटें हैं जो किसी भी अदालत की जुरिस्डिक्शन पर है? बार्स ऑन जुरिस्डिक्शन। जब हम बात करते हैं जी बार्स ऑन जुरिस्डिक्शन की, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की बार्स आ जाती है। कुछ एब्सोल्यूट, कुछ कंडीशनल और कुछ क्या है? स्पेशल। जो बार्स है ऑन जुरिस्डिक्शन, किसके ऊपर जनाब? किसकी जुरिस्डिक्शन के ऊपर? बार्स ऑन जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। जो हमारी बार्स है, बार्स को हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन सी हमारी बार्स है? कुछ हमारी जो बार्स है वो है एब्सोल्यूट, कुछ हमारी जो बार्स है उनको हम कहते हैं जी कंडीशनल, और कुछ हमारी जो बार्स है उनको हम क्या क्लासिफाई कर देते हैं? स्पेशल। देखिए, जो हमारी बार्स है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? हतमी। ये हतमी बार्स वो है कि जिसमें अदालत किसी भी सूरत में मुकदमा जो है वो सुन ही नहीं सकती। अदालत के पास कोई इख्तियार आता ही नहीं है कि अदालत किसी मुकदमे को सुने। कौन कौन सी बार है, कहां कहां पर लगी हुई है? सबसे पहली बार सेक्शन 9 के फौरन बाद लग गई। किसने लगाई? रेस जुडिकाटा। सबसे पहला बार रेस जुडिकाटा है अंडर सेक्शन 11। अब गौर से मुझे बताएं कि सेक्शन 11 करता क्या है? सेक्शन 11 ये कहता है कि अगर कोई अदालत कंपिटेंट भी है पर मुकदमा ऑलरेडी डिसाइड हो चुका तो वो मुकदमा डिसाइड नहीं। तो बार लगाया ही नहीं लगाया, एक्सप्रेसली लगा दिया कि बिल्कुल ऐसा हो सकता ही नहीं है। तो ये कौन सा बार हो गया?
एब्सोल्यूट कि जिसमें रियायत नहीं है, गुंजाइश नहीं है, अदालत हर हाल में इसको फॉलो करने की पाबंद है कि जो बार लगा है अदालत उसको फॉलो करेगी। अच्छा, और कौन सी बार है? और अगर आप जाके पढ़े 47 पढ़े, कहता है कि क्वेश्चंस टू बी डिटरमिन्ड बाय एग्जीक्यूटिंग कोर्ट अंडर सेक्शन 47, वो कहते हैं इसके ऊपर फ्रेश सूट फाइल नहीं हो सकता। कि जो मामलात एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो क्वेश्चंस एंटरटेन कर सकती है उन क्वेश्चंस के ऊपर एब्सोल्यूट बार लग जाएगा। उन क्वेश्चंस के हवाले से किसी किस्म का क्या नहीं होगा जनाब, उन क्वेश्चंस के हवाले से किसी भी किस्म का फ्रेश सूट फाइल नहीं होगा। अच्छा जनाब, एक और बात कर लेते हैं कि जहां पर रिलीफ पॉसिबल है, जो रिलीफ है आपका 12(2) का आपने देखे फ्रॉड की सूरत में, वो कहता है कि अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, डिक्री ऑर्डर जजमेंट अगर फ्रॉड के जरिए से ऑब्टेन की गई है तो उस सूरत में फ्रेश सूट फाइल नहीं होगा। क्या होगा? एप्लीकेशन फाइल होगी। अच्छा, फिर एक और चीज आ गई, रेस्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 144। ये क्या चीज है? ये कहता है कि जनाब अगर एक प्रॉपर्टी थी किसी की, आपकी एक प्रॉपर्टी थी, सन 2000 में अदालत में मुकदमा चला और वो किसके नाम पर होगी? मेरे नाम पर, और मिल गई मुझे, एग्जीक्यूशन हो गई, आपने मुकदमा कर दिया। मुकदमा चलता चलता कहां पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट ने आपके हक में फैसला कर दिया। इसका मतलब है जो 20-22 साल मैंने प्रॉपर्टी रखी वो क्या था? वो गलत था। अब आपको प्रॉपर्टी भी चाहिए और 20-22 साल का क्या चाहिए? मींस प्रॉफिट भी चाहिए। अब क्या उसके लिए आप नया मुकदमा फाइल करेंगे? तो नया मुकदमा नहीं, रेस्टिट्यूशन, रिस्टोर करने की दरखास्त आप उसी अदालत में जिसने आपके खिलाफ फैसला किया तो उसे जाके कहेंगे कि जनाब अब मुझे रिस्टोर कर दो मेरी पोजीशन पर, आपकी वजह से मुझे जितना नुकसान हुआ मेरा सारा नुकसान क्या करवा दो? पूरा करवा दो। फ्रेश सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम, ऑर्डर टू रूल 2, सूट टू इंक्लूड होल क्लेम, ऑर्डर टू रूल 2। अच्छा, एक बात ध्यान में रख ले, इस सवाल को ना समझने के लिए आज आपने क्या करना है, सेक्शन 11, 47, 12(2), 144 जो जो रेलेवेंट प्रोविजन है सारे पढ़ने हैं जाके, उसके बगैर इसकी समझ नहीं आएगी। सिंपल सी बात है, मेरा घर है जो आपके पास है 2015 से, और मैं भी उसकी पोजेशन भी सीख करना चाहता हूँ और किराया भी सीख करना चाहता हूँ। और अगर मैं सिर्फ 18, 19, 20 का किराया सीख कर लेता हूँ, 15 और 16 का किराया, 17 का किराया सीख नहीं करता, तो अगर मैं कल को जाकर दोबारा सीख करूंगा तो मुझ पर पाबंदी लगेगी। किस चीज़ की पाबंदी लगेगी? कि भाई आप जब सूट फाइल करते हैं तो पूरा क्लेम स्टेट करना था। अगर आपने पूरा क्लेम स्टेट नहीं किया तो अब वो गया, अब आप फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते। इंसॉल्वेंट ऑर्डर 22 रूल 9, ऑर्डर 22 रूल 9 इंसॉल्वेंट क्या कहता है कि जी जो इंसॉल्वेंट जिसका दिवालिया निकल जाए, जिसको कोर्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दे, ये शख्स मुकदमा नहीं कर सकता। कोई भी इंसॉल्वेंट पर्सन मुकदमा फाइल नहीं कर सकता। जो भी इंसॉल्वेंट होगा वो मुकदमा फाइल नहीं करेगा जनाब। उसके बाद और क्या पाबंदी लगी? विथड्रॉल ऑफ सूट, ऑर्डर 23 रूल 1, विथड्रॉल ऑफ सूट है या पार्ट ऑफ क्लेम, ऑर्डर 23 रूल 1। ऑर्डर 23 रूल 1 क्या कहता है? ऑर्डर 23 रूल 1 ये कहता है कि जब एक बार आपका मुकदमा फाइल हो जाए और अगर मुकदमा फाइल होने के बाद आप विदड्रॉ करना चाहें, आप उसको क्या करना चाहें? विदड्रॉ, तो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट करेंगे। किस चीज़ की परमिशन के साथ? विद द परमिशन टू फाइल अ फ्रेश सूट। और अगर विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट करते हैं और किसी सूट को विदड्रॉ कर लेते हैं तो आप उस सूट को दोबारा कभी भी फाइल नहीं कर सकते। ये कौन से बार हो गए? एब्सोल्यूट। अब सेक्शन 9 के अल्फाज आपको क्या बता रहे थे कि हेयर इन कंटेंट, कि जो सीपीसी में बार्स दिए गए हैं वो सारे बार्स हैं।
अब ये वो बार्स है जिसने क्या कर दिया कि आपके सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को क्या कर दिया, रोक दिया, एक्सप्रेसली रोक दिया कि भाई आप ये मुकदमा फाइल अगर होगा भी तो आपने सुनना नहीं है। अच्छा, फिर क्या हुआ जनाब, और कौन से बार लगे, दूसरे बार लगे कंडीशनल, सूट बाई एलियन के ऊपर और सूट बाई फॉरेन स्टेट के ऊपर। सूट्स बाई एलियन 83 सेक्शन है और सूट बाय फॉरेन स्टेट ये 84 है। अच्छा, ये कौन से बार लगा दिए जनाब, 83 खोले 84 खोले, क्या कहता है कि कोई भी जो एलियन, उसने फिर डिफाइन कर दिया कि एक एलियन फ्रेंड है हमारा और एक एलियन क्या है हमारा, एनिमी। एलियन का मतलब वो एलियन नहीं जो हम ड्रामे फिल्म में देखते थे, वो वाले एलियन, ऐसे वाले एलियन का मतलब है गैर मुल्की। तो कोई भी गैर मुल्की अगर वो हमारी फ्रेंड कंट्री में है तो वो तो पाकिस्तान में ऐसा ही मुकदमा फाइल करेगा जैसे वो पाकिस्तान का शहरी, उसके ऊपर कोई भी बार नहीं है। अगर वो एलियन एनिमी है तो वो मुकदमा फाइल करेगा विद द परमिशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। तो मतलब कर तो सकता है लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन, तो फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन क्या हो गई, कंडीशनल होगी। इसी तरह जो फॉरेन स्टेट है वो भी मुकदमा कर सकते हैं बट विद द परमिशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, अदरवाइज मुकदमा नहीं कर सकते। ये कौन से बार हो गए आपके, कंडीशनल बार हो गए। अब आ जाए जनाब आपके एक्सप्रेस बार्स। एक्सप्रेस बार कौन लगाता है, क्रिमिनल मैटर, रेवेन्यू मैटर, फैमिली मैटर। जो आपके स्पेशल बार्स है ये क्या है, स्पेशल बार्स जो है या तो क्या हो सकते हैं, एक्सप्रेस हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, इम्प्लाइड हो सकते हैं। सबसे पहले बार लगे रेवेन्यू के, फिर क्रिमिनल के और फिर लगे फैमिली के। आप जाकर पढ़े रेवेन्यू लॉ 172 सेक्शन, सीआरपीसी पढ़े, फैमिली पढ़े। क्या लिखा हुआ है कि जी इन मैटर्स में जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, किसी और की जुरिस्डिक्शन नहीं है। इन मैटर्स में जो जुरिस्डिक्शन है वो किसकी जुरिस्डिक्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, किसी और की जुरिस्डिक्शन नहीं है। जो आपके रेवेन्यू मैटर, क्रिमिनल मैटर, फैमिली मैटर ये फला अदालतें डिस्कस कर सकती है, सिविल कोर्ट नहीं कर सकते। इनसे हटकर जो सिविल नेचर के मुकदमे वो कौन कर सकता है डील, वो सिविल कोर्ट कर सकता है। तो ये क्या लग गई इसके ऊपर, एक्सप्रेस के सिविल कोर्ट रेवेन्यू मैटर को एंटरटेन नहीं करेगा, क्रिमिनल मैटर को एंटरटेन नहीं करेगा और फैमिली मैटर को एंटरटेन नहीं करेगा। और इंप्लाइड बार्स कौन कौन से हैं, ये एक्सप्रेस और इंप्लाइड बार किसकी मिसाल है, ये स्पेशल बार्स है। अच्छा जी, इंप्लाइड बार आप सीपीसी पढ़ते हैं और अक्सर जगह पे देखते हैं कि जी एक्ट ऑफ स्टेट, उसके खिलाफ फला चीज़ नहीं होगी, न्यूसेंस का मुकदमा नहीं होगा, टॉर्ट का मुकदमा नहीं होगा, तो बाहर हो गया ना कि सिविल कोर्ट स्टेट के एक्ट के खिलाफ मुकदमा एंटरटेन नहीं कर सकती। पब्लिक पॉलिसी और स्पेशल ट्रिब्यूनल, पब्लिक पॉलिसी और जिस मकसद के लिए क्या बन चुका है, स्पेशल ट्रिब्यूनल, ये वो मुकदमे हैं कि जो सिविल कोर्ट एंटरटेन नहीं कर सकता। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जनाब हमारे हो गए बार्स अपॉन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट। कितनी किस्म के बार्स हैं हमारे, एब्सोल्यूट जो हतमी हो गए, उसके बाद कंडीशनल हो गए और फिर क्या हो गए, स्पेशल। अब जब आप इस पूरे क्वेश्चन को याद करेंगे अलॉन्ग विद दिस केस लॉस, तो जो वो प्रोपोजिशन देगा वो कहीं ना कहीं या तो यहाँ पे एडजस्ट हो रही होगी, या अब जैसे क्वेश्चन इसमें जो आया 2009 के अंदर, कोर्ट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर, इज देयर एनी एक्सेप्शन। तो असल में ये क्या है, एक्सेप्शन ही तो है। तो बार्स, अब उसने सिर्फ सवाल को थोड़ा सा क्या कर दिया, तब्दील कर दिया। अभी आप कहते हैं कि ये जो एक्सेप्शन तो सर ने बिल्कुल पढ़ाए नहीं थे, तो दर हकीकत ये जो बार है ये क्या है, ये उसकी एक्सेप्शंस है कि जनाब इन हालात में सिविल कोर्ट नहीं कर सकता, बाकी हालात में कर सकता है। ये 2009 में आया था। व्हाट इज सूट ऑफ सिविल नेचर, और उसके बाद सिविल कोर्ट आर द कोर्ट ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन फॉर ट्राइंग केसेस ऑफ सिविल नेचर, जो डिस्कस ब्रीफ विद रेफरेंस टू द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ, गिव इंस्टांसेस ऑफ सूट्स ऑफ सिविल नेचर 2006। तो अब उसने क्या पूछ लिया कि सिविल कोर्ट्स आर कोर्ट ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि सिविल कोर्ट क्या है, कोर्ट ऑफ अल्टीमेट। अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है
कि जो मुकदमा किसी भी और अदालत में नहीं जाएगा सिविल नेचर का, वो कहाँ पर जाएगा, वो आपका सिविल कोर्ट में फाइल किया जाएगा। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। कल बाकी भी जो आज हम क्वेश्चन अभी पढ़ेंगे सब का मिलाकर जो आपका टेस्ट होगा वो कल एक जो ठीक 11 बजे इंशाल्लाह 4 क्वेश्चंस हो गए। विदाउट एनी डिले आप 11 बजे आएंगे, प्रिंट मौजूद होगा, आपने आते साथ अपना जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर देना है। फाइल्स साथ लेकर आनी है। फाइल आपकी हर बंदे की हार्ड फाइल पड़ी होगी, उसमें आपने वो क्वेश्चन ठीक 1 बजे लगा देना है। एग्जैक्ट 1 बजे हमारी कल की इंशाल्लाह क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी।